हाय हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है आप बुक्स वगैरह में नहीं पढ़ेंगे, नहीं मिलेगा। ये एक्चुअली थोड़ा सा प्रैक्टिकल टॉपिक है और मोस्टली वो लोग अवेयर हैं जो कि एमएसएमई कंपनीज, मतलब जो भी कंपनी जो एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर है या जिन पे ये एप्लीकेबल है या जिन कंपनीज का टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है और उनके सप्लायर ऐसे एमएसएमई में रजिस्टर हैं, ये उनको एप्लीकेबल है। तो जैसे आज टॉपिक का नाम है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, मींस इजी लैंग्वेज में कहें तो हम कहेंगे बिल डिस्काउंटिंग। आप बिल डिस्काउंटिंग के बारे में जानते हैं, आप सबने उसके बारे में पढ़ा है, सुना है, कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि कंपनीज या मैं कहूँ जो गवर्नमेंट है अभी एमएसएमई कंपनीज को उनकी पेमेंट टर्म्स को या उनके पेमेंट शेड्यूल्स को रेक्टिफाई करने के लिए, उनको बहुत इजी बनाने के लिए या उनकी जो पेमेंट टर्म्स हैं या जो उनकी पेमेंट उनका जो शेड्यूल रहता है वो एक टाइमलाइन में लाने के लिए प्रैक्टिस कर रही है, नए नए रूल्स ला रही है, नई नई स्कीम्स ला रही है। तो उसी के अंतर्गत या उसी के अंडर ये एक ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम एस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ने। तो हम बारी बारी ये जानेंगे, बहुत सिंपल लफ्ज़ों में जानेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम जो है, हम कहेंगे एक तरह से एक एक्सचेंज होती है या एक सिस्टम होता है जो कि आरबीआई ने सेटअप किया है। आरबीआई उस जो भी अप्रूवल्स होते हैं, जो भी रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो आरबीआई बनाता है, जो कि बिल डिस्काउंटिंग को या इनवॉइस डिस्काउंटिंग को या बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग को फैसिलिटेट करती है और एमएसएमई कंपनी को वर्किंग कैपिटल एट बहुत ही कम्पिटिटिव रेट्स पे प्रोवाइड करती है। हम आगे बढ़ने से पहले हम कुछ फेमस या कुछ इम्पॉर्टेंट पॉपुलर एक्सचेंजेस के बारे में जान लेंगे जो कि इंडिया में अभी काम कर रही है। सबसे पहले है ट्रेड्स, TREDES लिमिटेड। उसके बाद है मिंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इनका अलग से एक पोर्टल आता है जिसका नाम है M1 एक्सचेंज या m1exchange.com इनकी साइट भी है। रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनकी भी सेम साइट है। RXIL ये एक पॉपुलर एक्सचेंज है जो कि इंडिया में बिल डिस्काउंटिंग का काम करती है और फाइनेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एमएसएमई को। ये तीनों जो एक्सचेंजेस हैं ये आरबीआई के अंडर रेगुलेटेड है। आरबीआई ही इनके लिए रूल्स रेगुलेशन सब बनाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेंगे कि होता क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है और ये कब एप्लीकेबल हुआ था। तो सबसे पहले जो एमसीए था, एमसीए में इसमें क्या रोल था, एमसीए एक नोटिफिकेशन के लेके आई 2 नवंबर 2018 को कि कौन कौन सी कंपनीज पे ये एक्सचेंजेस या किस किस कंपनीज को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा इन एक्सचेंजेस पे। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी कंपनी जो कि कंपनी एक्ट 2013 या इसके पहले किसी भी एक्ट में रजिस्टर है और जिसका टर्नओवर 500 करोड़ और मोर है, उन सबको कि ये जो पहले हमने 3 प्लेटफॉर्म बोले, किसी भी एक सिस्टम पे अपने आप को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है और जितने भी पेमेंट्स हैं उन सप्लायर्स को जो कि एमएसएमई के अंडर रजिस्टर हैं, उस सप्लायर्स को उस सिस्टम के थ्रू आपको पेमेंट करनी होगी। तो इसका मतलब है कि जो एमएसएमई सप्लायर है और ये कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है, उन दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि आपका सप्लायर किसी और सिस्टम पर रजिस्टर है और आप किसी और सिस्टम पर रजिस्टर करें, क्योंकि कॉमन प्लेटफॉर्म पे दोनों का रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो ये आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि आप कौन से सिस्टम को चूज़ करते हैं। पर मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज हैं जो अभी प्रैक्टिकली हमें मार्केट में जो हो रहा है, मैं वो उसकी बात करूँ तो जो एमएसएमई कंपनीज है वही प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करवाती हैं या उनको फोर्स किया जाता है रजिस्टर करवाने के लिए जिनके उनका जो बायर है उन पर रजिस्टर है, क्योंकि ऑब्वियसली बायर हैज़ द मोर कैपेसिटी और है डोमिनेटिंग नेचर रहता ही रहता है। तो इसके अलावा जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या यूनिट्स हैं उनको भी अपने आप को ट्रेड पे, मतलब ट्रेड यहाँ पे एक्सचेंज का नाम नहीं है, यहाँ पे है TREDS, मतलब ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम पे किसी न किसी एक एक्सचेंज पे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा ये इसका हिस्ट्री होगी किस किस पे एप्लीकेबल है ये आपको समझ आ गया। बहुत सिंपल से, कंपनीज जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है, कंपनीज एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 ऑन एंड एनी प्रीवियस एक्ट और ऑल द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन ट्रेड। अब ट्रेड में हम बात करें, पार्टीज की बात करेंगे। पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं इसमें? मोस्टली 3 ही पार्टिसिपेंट होते हैं, बाय, सेलर और एक डिस्काउंटर और या फैक्टर या एक फाइनेंसर। जैसे आपको
अगर आपने कभी बिल डिस्काउंट करवाया है ऑर्डिनरी मतलब ऑफलाइन जाके, तो आपको पता है आप एक किसी बैंक के साथ एग्रीमेंट करते हैं, दूसरी पार्टी भी उसी बैंक के साथ एग्रीमेंट करती है, आप पार्टी को बिल वो भेजते हैं और वो पार्टी अपने बैंक से डिस्काउंट करके या उसका बैंक डिस्काउंट करके आपको पैसे दे देते हैं, और वो एक ड्यू डेट के बाद बैंक या जो भी अमाउंट ड्यू रहता है वो उस पार्टी से गेन ले लेता है, सॉरी, या उसे वो पैसे वापस ले लेता है। तो सिंपल यही एक सिस्टम है, बट इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये ऑनलाइन सिस्टम है। आपको किसी बैंक के पास नहीं जाना, आपको कहीं किसी मार्केट में नहीं जाना, एवरीथिंग इज इन एक आपके सिस्टम पे है, कंप्यूटर पे बैठ के। बहुत इजी है, बहुत सिंपल वे है। इसमें तीन ही पार्टी, सेलर, बायर और फाइनेंसर। जैसे सेलर मीन्स कोई भी पार्टी जो कि एक एमएसएमई एक्ट के रजिस्टर है। बायर हमने ऑलरेडी बता दिया है, पीएसयू, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। कॉर्पोरेट जो कि कंपनीज एक्ट 2013 एंड एनी प्रीवियस एक्ट के अंदर रजिस्टर है, या जिनका और उनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है। और बैंक्स एंड एनबीएफसी, बैंक्स वही हैं, इसमें बहुत सारे सेंट्रलाइज बैंक भी हैं, एनबीएफसीज भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जो हम डिस्काउंट करवाते हैं सिस्टम, तो उसमें कभी एसबीआई भी आता है, सेंट्रल बैंक भी आता है, टाटा कैपिटल भी आती है डिस्काउंटिंग है, वो सब आपस में रजिस्टर हैं, तो आप इस पर कर सकते हो। इसमें बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आप सबसे ईजी यही है कि आपको किसी भी मार्केट में नहीं जाना, आप किसी बैंक के साथ नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको बिड्स मिलती हैं और बहुत अच्छी अच्छी बिड्स मिलती हैं। जब हमने स्टार्ट किया था, या मैं कहूँ जब मैंने अपना पहला बिल डिस्काउंट किया था बैक इन 2019 इन मिड 19, तो जब बिल डिस्काउंटिंग की रेट थी वो हमें 5% के आसपास मिलती थी, जबकि वही रेट मार्केट में 6-6.5% पे था। आज की बात करूं तो जैसे अगर मार्केट में आप बिल डिस्काउंट करवाने चाहते हो, बैंक चार्ज करता है अराउंड 8-9% इंटरेस्ट चार्ज करता है, जबकि इस सिस्टम पे जो बिड्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको 6.55, 6.79 के बीच में या अप टू 7 तक, अगर आपकी रेटिंग अच्छी है तो आपको वो डिस्काउंट मिल जाता है। आपकी जो आपकी रेटिंग है, आपकी रेटिंग और एज वेल एज जो आपका बायर है या जो आपका सेलर है उसकी रेटिंग, दोनों पे डिपेंड करता है, तो आप उसको डिस्काउंट करवा सकते हैं। मतलब बहुत ही कम्पिटिटिव है, बहुत ही ईजी है और पेपरलेस वर्क है। आपको सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन आपको करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, उसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं कहीं नहीं भेजने, मतलब डॉक्यूमेंट्स जैसे इनवॉइस है या एलआर की कॉपी है या गुड्स रिसीविंग की कॉपी है, वो आपको सिंपल स्कैन करके सिस्टम पे अपलोड करनी होती है। दोनों तरह से एक्सेप्ट होती है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो वर्किंग कैसे करता है। वर्क करना बहुत ईजी है, सिंपल सी बात है। मान लीजिए मैं एक सेलर हूँ और मैं किसी बायर को गुड्स बेच रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसको गुड्स भेजूंगा। उसके बाद सेलर है बायर को, दोनों में से कोई भी बिल अपलोड कर सकता है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद सपोज मैं सेलर हूँ, मैंने बिल अपलोड कर दिए हैं सिस्टम पे, तो सेम इन्फॉर्मेशन जो उसका बायर का जो पोर्टल होगा वो उस पर भी रिफ्लेक्ट होगी, तो बायर को भी वो काउंटर एक्सेप्ट करना है, क्योंकि बिल तभी डिस्काउंट होंगे ना जब हम दोनों एक्सेप्ट करेंगे, तो बायर को भी वो एक्सेप्ट करना है। उसके बाद जैसे ही सेलर और बायर दोनों अपने बिल एक्सेप्ट कर लेंगे, वो सीधा बिड में चलते हैं। बिडिंग हमें नहीं दिखती कौन सा बिड कर रहे हैं, वो जो फाइनेंसर होता है उसको दिखती है। तो बहुत सारे फाइनेंसर अपने अकॉर्डिंग बिड करते हैं, बट जैसे वो बिड करना शुरू करते हैं तो वो आपको भी दिख जाती है और आपके बायर को भी दिखना शुरू हो जाती है कि कौन सा बायर कितनी बिड लगा रहा है। सपोज कि कोई बायर 7 पॉइंट पे डिस्काउंट करने को रेडी है, कोई 6% पे रेडी है, तो जो भी लोएस्ट बिड होती है वो सबसे पहले दिखती है। उसके बाद इंक्रीजिंग में वो आपको बिड्स दिखना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद कॉस्ट बेयर, अब ठीक है, जो ये सिस्टम है M1 एक्सचेंज या ट्रेड या एक्सेल जो आपको ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो कुछ उसका कॉस्ट आपसे रिकवर करते हैं। वो कॉस्ट बहुत मिनिमल होती है, तो ये आप अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रहता है कौन उसकी कॉस्ट बियर करेगा। सम टाइम बायर एग्री हो जाता है, सम टाइम बायर कहता है कि जो आप हमें प्रोडक्ट बेच रहे हो आप उसमें उसकी वो कॉस्ट ऐड करके आप ही पे कर दीजिए, तो इट इज़ ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद जो भी लोएस्ट बिड होगी या जो भी बिड आपको अच्छी लगती है आप उस पर एक्सेप्ट कीजिए, तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे वो आपको दिख जाएगा कि यू हैव एक्सेप्टेड द बिड्स। वो दोनों को पता चल जाएगा, आपके दोनों को नहीं, मैं कहूँगा सॉरी, तीनों पार्टियों को पता चल जाएगा। आपके बायर को भी पता चल जाएगा, आपके फाइनेंसर को भी, और खुद को तो आपको पता ही होगा। उसके बाद आपका जो लीगल फाइनेंसर होगा वो आपको पे कर देगा। जैसे ही अगर आप एक रिपोर्ट भी आती है, मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको अगर वो रिपोर्ट जनरेट हो पाई, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, या मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये पूरा सिस्टम कैसे इस पर बिल्स अपलोड होते हैं, कैसे रिपोर्ट्स आती है, या कैसा इंटरफेस रहता है किसी भी एक एक्सचेंज का, मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। क्योंकि आपको पता ही है इस टॉपिक पे या
प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करता हूँ इस चैनल पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बताऊँ, क्योंकि बुक्स, रूल्स या रेगुलेशंस आप बुक से पढ़ सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, नोटिफिकेशंस पढ़ सकते हो। तो जब तक आप प्रैक्टिकली इंटरफेस नहीं करोगे तो नॉलेज थोड़ा सा कम रहता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरा इंटरफेस, कैसे उस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, कैसे उस पर बिडिंग होती है, मैं आपको सारा बताऊँ। तो फाइनेंसर आपको एक पेमेंट कर देगा, उस पर जैसे ही ये फाइनेंस कोई भी बिल डिस्काउंट होगा या कोई भी बिल के अगेंस्ट पेमेंट होगी तो उस पर लिखा जाता है पेमेंट मेड, और उसके बाद एक ड्यू डेट उस पर मेंशन हो जाती है ऑटोमेटिकली कि इतने दिनों के बाद आपको ये इस बिल की पेमेंट वापस आपको फाइनेंसर को करनी है, मैं कहूँ बैंक या एनबीएफसी को करनी है। उसके बाद जो भी बायर रहता है, मोस्टली जो बायर रहता है वो एक जो ड्यू डेट रहती है उस पर पैसे वापस कर देता है फाइनेंसर को, बैंक को, जो भी रहेगा बैंक या एनबीएफसी। तो बहुत सिंपल सा सिस्टम है, बहुत इजी सिस्टम है। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझें कि ये काम कैसे करता है। तब तक के लिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।